आर्टिकल 12 भारतीय संविधान में राज्य की परिभाषा देता है, जो मौलिक अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण है। ये सुनिश्चित करता है कि सरकार और अन्य सार्वजनिक संस्थाएं नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न करें। न्यायालयों ने इसकी व्याख्या विस्तार से की है, जिससे कई संस्थाओं को राज्य माना गया है। यह विवादास्पद हो सकता है, जैसे कि कुछ मामलों में न्यायपालिका को राज्य माना गया या नहीं, यह अस्पष्ट है। परिभाषा और महत्व। आर्टिकल 12 राज्य को परिभाषित करता है, जिसमें भारत की सरकार और संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधायिका और भारत के क्षेत्र के भीतर या सरकार के नियंत्रण में सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकारियां शामिल है। यह मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये अधिकार मुख्य रूप से राज्य की कार्रवाइयों के खिलाफ लागू होते हैं। न्यायिक व्याख्या। न्यायालयों ने आर्टिकल 12 की व्याख्या करते हुए कई संस्थाओं, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, को राज्य माना है, जिससे नागरिकों को इनके खिलाफ अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी उपाय मिल सके। विवाद और जटिलता। कुछ मामलों में, जैसे कि न्यायपालिका के नियम बनाने की शक्ति, ये स्पष्ट नहीं है कि क्या इसे राज्य माना जाए। यह विवादास्पद हो सकता है और विभिन्न निर्णयों में भिन्नता दिखाई देती है। आर्टिकल 12 का विस्तृत विश्लेषण। आर्टिकल 12 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो राज्य की परिभाषा देता है, विशेष रूप से मौलिक अधिकारों पार्ट 3 आर्टिकल्स 14 to 35 के संदर्भ में। ये सुनिश्चित करता है कि सरकार और अन्य सार्वजनिक संस्थाएं नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न करें और नागरिकों को इन अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी उपाय प्राप्त हो। इस लेख का महत्व इसकी लचीलापन और न्यायिक व्याख्याओं में निहित है, जो समय के साथ बदलते परिस्थितियों के अनुकूल हो सके। ऐतिहासिक संदर्भ और प्रारंभिक चर्चा। आर्टिकल 12 को ड्राफ्ट आर्टिकल 7 के रूप में 25 नवंबर 1948 को संविधान सभा में चर्चा के लिए लाया गया था। ये पार्ट 3 मौलिक अधिकार के लिए एक गेटवे प्रोविजन, प्रवेश द्वार प्रावधान था और राज्य की परिभाषा दी गई थी, जो पूरे पार्ट में प्रयुक्त होती है। संविधान सभा के सदस्यों ने चिंता व्यक्त की कि इसकी शब्दावली बहुत अस्पष्ट है और कुछ संशोधन प्रस्तावित किए गए। डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने इसकी आवश्यकता को इस रूप में समझाया कि यह नागरिकों को राज्य की मनमानी कार्रवाइयों से बचाने के लिए महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 12 की परिभाषा। आर्टिकल 12 के अनुसार राज्य में निम्नलिखित शामिल है: भारत की सरकार और संसद, अर्थात संघ की कार्यकारी और विधायी शाखा, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधायिका, अर्थात विभिन्न राज्यों की कार्यकारी और विधायी शाखा, भारत के क्षेत्र के भीतर या सरकार के नियंत्रण में सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकारियां, जैसे नगर पालिकाएं, पंचायतें, जिला बोर्ड, सुधार ट्रस्ट आदि। ये परिभाषा केवल पार्ट 3 के प्रावधानों के लागू होने के लिए है और यह सुनिश्चित करता है कि इन संस्थाओं के खिलाफ मौलिक अधिकार लागू हो सकते हैं। न्यायिक व्याख्या और महत्वपूर्ण मामले। न्यायालयों ने आर्टिकल 12 की व्याख्या करते हुए राज्य की परिभाषा को विस्तार दिया है, विशेष रूप से अन्य प्राधिकारियां, अदर अथॉरिटीज के संदर्भ में। कुछ महत्वपूर्ण मामले इस प्रकार है: R.D. शेट्टी v. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1979 तारांकन। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण को आर्टिकल 12 के तहत राज्य माना, क्योंकि यह संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था और सार्वजनिक महत्व के कार्य करता था। न्यायालय ने 5 बिंदुओं का परीक्षण दिया, जिसमें शामिल है: यदि सरकार पूंजी का पूरा स्वामित्व रखती है, यदि सरकार का वित्तीय संसाधन मुख्य स्रोत है, यदि सरकार का गहरा और व्यापक नियंत्रण है, यदि निगम सार्वजनिक महत्व के कार्य करता है, यदि सरकार का कोई विभाग निगम में स्थानांतरित किया गया है। यह निर्णय महत्वपूर्ण था क्योंकि यह स्पष्ट करता है कि केवल पारंपरिक सरकार के विभाग ही नहीं, बल्कि अन्य संस्थाएं भी राज्य हो सकती हैं, यदि वे सार्वजनिक कार्य करती हैं। रामना दयाराम शेट्टी v. The International Airport Authority of India and others, प्रदीप कुमार बिश्वास v. Indian Institute of Chemical Biology 2002 तारांकन। इस मामले में न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि यदि कोई संस्था सरकार के गहरे और व्यापक नियंत्रण में है और वित्तीय, प्रशासनिक और कार्यात्मक रूप से सरकार पर निर्भर है, तो इसे राज्य माना जा सकता है। जी टेलीफिल्म्स लिमिटेड v. यूनियन ऑफ इंडिया 2005 तारांकन। इस मामले में क्रिकेट बोर्ड BCCI को राज्य नहीं माना गया, क्योंकि यह पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में नहीं था, हालांकि इसके कुछ कार्य सार्वजनिक महत्व के थे। ये मामले दिखाते हैं कि आर्टिकल 12 की व्याख्या लचीली है और समय के साथ बदलती परिस्थितियों के अनुकूल हो सकती है। अन्य प्राधिकारियां की व्याख्या। अन्य प्राधिकारियां की परिभाषा विवादास्पद रही है।
उदाहरण के लिए राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वी मोहनलाल 1967 तारांकन में न्यायालय ने कहा कि यदि कोई प्राधिकरण विधान द्वारा स्थापित है और सरकार या क्वासी गवर्नमेंटल कार्य करता है तो इसे राज्य माना जा सकता है। हालांकि कुछ मामलों में, जैसे तारांकन NCERT 1991 तारांकन, न्यायालय ने कहा कि यदि सरकार का नियंत्रण कम है और संस्था स्वायत्त है तो इसे राज्य नहीं माना जा सकता। विवाद और जटिलताएं। आर्टिकल 12 की व्याख्या में कुछ विवाद भी रहे हैं, विशेष रूप से न्यायपालिका के संबंध में। उदाहरण के लिए रूपा अशोक हुर्रा व अशोक हुर्रा में न्यायालय ने कहा कि न्यायपालिका जब अपने न्यायिक कार्य करता है तो आर्टिकल 12 के तहत राज्य नहीं माना जाता, लेकिन नियम बनाने की शक्ति के संदर्भ में इसे राज्य माना जा सकता है। यह अस्पष्टता विवाद का विषय रही है और विभिन्न निर्णयों में भिन्नता दिखाई देती है। आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेफिनेशन ऑफ स्टेट UPSC इंडियन पॉलिटी नोट्स https://byju's.com/free योजक चिन्ह ES योजक चिन्ह preps/ आर्टिकल योजक चिन्ह 1-2 योजक चिन्ह इंडियन योजक चिन्ह कॉन्स्टिट्यूशन/कोष्टक। हाल के मुद्दों में, जैसे कि लॉ कमीशन की 275वीं रिपोर्ट, BCCI को आर्टिकल 12 के तहत राज्य माना जाने का सुझाव दिया गया, जो अभी भी चर्चा का विषय है। तालिका। आर्टिकल 12 के तहत राज्य की परिभाषा और उदाहरण। श्रेणी। विवरण। उदाहरण: भारत की सरकार और संसद, संघ की कार्यकारी और विधायी शाखा, प्रधानमंत्री कार्यालय, लोकसभा, राज्यसभा, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधायिका, राज्यों की कार्यकारी और विधायी शाखा, मुख्यमंत्री कार्यालय, विधानसभा, विधान परिषद, स्थानीय प्राधिकारियां, नगर पालिकाएं, पंचायतें, जिला बोर्ड, सुधार ट्रस्ट आदि, नगर निगम, ग्राम पंचायत, अन्य प्राधिकारियां, सरकार के नियंत्रण में या सार्वजनिक महत्व के कार्य करने वाली संस्थाएं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जैसे एयर इंडिया। निष्कर्ष संक्षेप में, आर्टिकल 12 भारतीय संविधान का एक गतिशील और अनुकूलनशील प्रावधान है जो राज्य की परिभाषा देता है और सुनिश्चित करता है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न संस्थाएं उत्तरदायी हों। यह नागरिकों को राज्य की मनमानी कार्रवाइयों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और न्यायिक व्याख्याओं के माध्यम से इसके दायरे को विस्तारित किया गया है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में, जैसे न्यायपालिका और स्वायत्त संस्थाओं के संबंध में, यह अभी भी विवादास्पद और जटिल है।